नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसे कि मलेशिया ने 18 लाइट फाइटर जेट के लिए एक आरएफआई जारी की थी, जहां पर 6 देशों ने अपने फाइटर जेट को जो है उतारा था, जिसमें से चाइना का L-15, रशिया की तरफ से MiG-35 जो कि इस टेंडर में एकमात्र ट्विन इंजन फाइटर जेट है, इटली की तरफ से M346 और साथ में साउथ कोरिया का FA-50 फाइटर जेट और टर्की की तरफ से उनका हर जेट शामिल था। और इसके बाद लास्ट में भारत का जो तेजस फाइटर जेट है वो इसमें शामिल है। हालांकि 3 और फाइटर जेट पहले इस टेंडर में मौजूद थे, लेकिन अब वे बाहर हो चुके हैं। तो उसमें से 2 तो यूएसए की तरफ से थे और साथ में एक हमारी पड़ोस की सुपर पावर यानी कि पाकिस्तान की तरफ से था, उनका JF-17 ब्लॉक 3। तो अब ये तीनों फाइटर जेट इस टेंडर से बाहर हो चुके हैं। तो इस सब के बाद जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है वो हर एक फाइटर जेट के लिए लगभग $50 मिलियन को जो है पे कर सकती है, यानी कि इसमें जो FA-50 और साथ में भारत का तेजस है वे बड़ी आसानी से आ जाते हैं। और $50 मिलियन के हिसाब से 18 फाइटर जेट की जो पेमेंट है वो लगभग यहाँ पर $900 मिलियन तक की रहती है, जो कि इस टेंडर को लगभग $1 बिलियन के आसपास ले जाती है। लेकिन इस सब के बाद भी और भी जो सपोर्ट है वो देना होता है। साथ में 30% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मलेशिया में करनी है, उनकी और भी रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग वगैरह का खर्चा सब कुछ मिला करके जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि ये जो टेंडर है ये $4.2 बिलियन तक जा सकता है। हालांकि उन्होंने इसमें ये साफ नहीं किया था कि इस $4.2 बिलियन की अमाउंट में वे केवल इन 18 फाइटर जेट की बात कर रहे थे या फिर जो उनके 18 और फाइटर जेट के ऑर्डर मिल सकते हैं वे उसको भी इसमें शामिल कर रहे थे। तो दोस्तों, इसमें जो मलेशिया है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको HAL पूरी तरह से पूरा करता है, जिसमें से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी तेजस में मिलती है और इसके अलावा AESA रडार को भी इसमें लगाया जाएगा। और इजरायली रडार की बजाय हम मलेशिया को जो खुद का उत्तम AESA रडार होगा उसको देंगे और साथ में तेजस के साथ उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी और BVR मिसाइल्स भी यहाँ पर मिलेगी। तो BVR मिसाइल में हम खुद की जो मिसाइल्स हैं वो भी यहाँ पर जो है मलेशिया को दे सकते हैं। और इस सब के बाद भारत 40 से लेकर के 50% जो पेमेंट है उसको पाम ऑयल के जरिए लेने के लिए भी सहमत है। लेकिन जो यूरेशियन टाइम्स है वो कई बार यहाँ पर आर्टिकल छाप चुका है कि जो टर्की का हर जेट है वो भारत के तेजस को इस टेंडर में हरा सकता है और साथ में जो इस टेंडर के तहत जो ऑर्डर हैं वे टर्की को यहाँ पर दिए जा सकते हैं। और यही नहीं, ये कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो टर्की है वो इस टेंडर में जीतने के ऑलमोस्ट पूरे कगार पर है। जबकि दोस्तों, जो टर्की है वो यहाँ पर पाम ऑयल के बजाय जो कैश है उसमें पेमेंट को लेगा और साथ में जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री का हर जेट है वो यहाँ पर प्रॉपर बनकर भी तैयार नहीं हुआ है। उसके जो ग्राउंड ट्रायल्स हैं वे 2022 में शुरू किए जाएंगे और इसके बाद 2023 में उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद भी 2025 में उसको सौंपा जाएगा और 2027 तक उसका जो वेपन से लेस आर्म्ड वेरिएंट होगा वो आप सबको देखने को मिलेगा। जबकि मलेशिया को उस समय तक भारत 18 के 18 फाइटर जेट को जो है डिलीवर कर सकता है और भारत 30% पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मलेशिया में करने को तैयार है और साथ में जो लोकल सपोर्ट है उसके लिए भी भारत यहाँ पर रेडी है। और इस सब के बाद भी ये लोग पता नहीं किस नशे की हालत में आर्टिकल छापते रहते हैं कि जो टर्की है वो इस टेंडर में जीतने के कगार पे है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं एक इंडियन हूं तो इस कारण से मैं यूरेशियन टाइम्स के इस आर्टिकल का विरोध कर रहा हूं। आप भी कुछ खुद से ये जो सिचुएशन है इसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो मलेशिया है उनको लगभग 3 साल के अंदर फाइटर जेट की डिलीवरी चाहिए और साथ में वे पाम ऑयल से जो पेमेंट है उसको करेंगे क्योंकि उनका बजट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। हालांकि मलेशिया को इस टेंडर में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जो कि लोकल सपोर्ट देने के लिए तैयार हुए हैं, जिसमें से भारत, रशिया और टर्की का नाम यहाँ पर आता है। तो इसके बाद हम बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो यहाँ पर अगली अपडेट है टाटा एडवांस ग्रुप की तरफ से। तो उन्होंने यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन के साथ जो पहला F-16 का विंग है उसे तैयार कर लिया है, जो कि अब एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। क्योंकि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में F-16 को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में जो लॉकहीड मार्टिन है उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ एक JV साइन किया था, जिसके तहत इसके जो विंग्स है वे भारत में ही बनाए जाएंगे और यहीं पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इससे भारत को फाइटर जेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो है एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ में जो लॉकहीड मार्टिन है उनको यहाँ पर
पर जो लो लेबर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर मिलेगी। और यही नहीं, इस सब के बाद भी कुछ दिन पहले भारत ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर है उसका जो फ्यूजलाज है वो तैयार करके यूएस को दिया था। और यही नहीं, जो C-130J और साथ में S-92 हेलीकॉप्टर है उनके पार्ट्स को भारत हैदराबाद में जो है तैयार कर रहा है। और ऐसे ही आने वाले समय में भारत जो यूएस के वेपन है उनकी सप्लाई की एक मेन चेन यहाँ पर बन सकता है, जिससे भारत को ओवरऑल एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि कैसे वेपन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है, और साथ में यहाँ पर कैश और रोजगार भी भारत को मिलेगा। इसके बाद बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो जो GRSE है यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग, तो इन्होंने GRSE क्लास का एक बड़ा सर्वे शिप लॉन्च किया है जिसे संधायक के नाम से यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 3300 टन है और इसको 2022 में इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इसमें 80% जो इंडियन सिस्टम है उनका यूज़ किया गया है, यानी कि ये एकदम से इंडिजीनियस प्रोडक्ट है। और इस सब के बाद भी कोई भी वेपन पूरी तरह से इंडिजीनियस नहीं होता है, चाहे आप उसमें अमेरिकन वेपन लगा लीजिए या फिर इंडियन वेपन्स को लगा लीजिए। तो ये जो शिप है ये डाटा कलेक्ट करने के साथ जो UAV है उनसे भी लैस होगा, और साथ में जो 11 मीटर के सर्वे बोट्स है उनसे भी इसको लैस किया जाएगा। और एडवांस डाटा रिसीवर के साथ इसमें नेक्स्ट जनरेशन के जो हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट है उनको भी इसमें लगाया जाएगा। तो जो GSRE है, अब तक उन्होंने लगभग 788 प्लेटफॉर्म को जो है बनाया है, जिसमें से लगभग 107 नेवल शिप्स हैं। तो इन 107 नेवल शिप्स में से लगभग 70 इंडियन नेवी के लिए थे, और इस सब के बाद 35 लगभग जो हमारे कोस्ट गार्ड है उनके लिए इसमें शिप थे। इस सब के अलावा ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी शिप्स को तैयार कर चुके हैं। 3 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स को भी, 4 बड़े जो सर्वे शिप है उनको भी ये तैयार कर चुके हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश और गुवाना को एक्सपोर्ट करने के लिए ये शिप को जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस सब के बाद अगर आप इंडियन नेवी का जो मॉडर्नाइजेशन है उसे देखते हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स की बजाय काफ़ी ज़्यादा तेज लगता है, लेकिन इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ये मॉडर्नाइजेशन ऐसा लगता है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसके बाद एक और छोटी सी अपडेट है कि जो म्यांमार की अदालत है उन्होंने आंग सान सू की को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उन पर आरोप ये लगाए गए हैं कि उन्होंने सेना के खिलाफ भड़काऊ स्टेप्स को उठाया है और साथ में जो कोविड के रूल्स है उनका भी पालन नहीं किया है। और इस सब के अलावा कुछ धांधली के आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो म्यांमार है वहाँ पर सेना का शासन है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अदालत में कोई आम इंसान तो बैठा नहीं होगा, सेना के लोग ही वहाँ पर बैठे होंगे। तो इनको यहाँ पर 4 साल की जो है जेल की सज़ा सुना दी गई है। इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है, और बाकी की जो अपडेट है उसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ से वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड और साथ में दूसरी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।